हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें 3 डेट्स इंपॉर्टेंट थी, हमने लास्ट लेक्चर में की थी। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 एंड 13 ऑफ दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें टेम्परेरी चेयरमैन चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 में सेकेंड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देन 13 दिसंबर 1946 में तीसरी मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो पहली मीटिंग में टेम्परेरी चेयरमैन चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उससे पहले जो चेयरमैन थे वो टेम्परेरी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देन इन द थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेहरू जी प्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उस टाइम में आगे जाकर क्या बनता है, प्रियम्बल बनता है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देन ये तब प्रेजेंट किया गया। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब हुआ? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। ठीक है, पहले तो होता प्रेजेंट किया गया था ये रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाय नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में, जो कि पास हुआ और 22 जनवरी 1947 प्रेजेंट किया था नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो आगे जाके प्रियम्बल बना 13 दिसंबर 1946 में। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कब किया गया कि ओके ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे जाके हमारा प्रियम्बल बनेगा, इसे पास किया गया था 22 जनवरी 1947 में। देन इसके आगे की कहानी क्या है? इसके बाद होता है इंडिया का पार्टीशन। ठीक है, हमारी कंट्री का पार्टीशन होता है 3 जून 1947 में। पार्टीशन ऑफ कंट्री के लिए माउंटबेटन प्लान को पास किया जाता है। कब पास किया जाता है? 3 जून 1947 में अंडर माउंटबेटन प्लान हमारी कंट्री का पार्टीशन किया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया जाता है। जब पार्टीशन हमारी कंट्री का होता है तो उस पार्टीशन के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो थी उसका पार्टीशन भी हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान एक नहीं थे, अब अलग हो चुके थे। तो जब पार्टीशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को किस किस ने ज्वाइन किया आकर? प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया आकर, मुस्लिम लीग ने भी आके ज्वाइन किया किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए यही था कि पार्टीशन हो जाए कंट्री का, तो मुस्लिम लीग ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को में आकर ज्वाइन किया, प्रिंसली स्टेट्स ने भी आके ज्वाइन किया। एंड देन उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने मतलब के लिए किया कि उनको पार्टीशन मिल जाएगा। तो एट द एंड 15 अगस्त 1947 में पार्टीशन हो जाता है हमारी कंट्री का इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पार्टीशन के साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विभाजन भी हो जाता है। ठीक है, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाएगा और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग हो जाएगा, जो इससे पहले एक ही था। ठीक है, तो अब पार्टीशन हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान की कंट्री का, इसके साथ ही पार्टीशन हो जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी। 15 अगस्त 1947 में भारत का पार्टीशन हो जाता है इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी पार्टीशन हो जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अब अलग होगा। ठीक है, तो 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान पास हुआ, जिसमें कहा गया कि ओके अब कंट्री का विभाजन हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को प्रिंसली स्टेट्स ने भी आके ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग ने भी आके ज्वाइन किया। देन 15 अगस्त 1947 में पार्टीशन फाइनली हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्टीशन इसके साथ साथ हो जाता है। 15 अगस्त 1947 इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें भारत को आज़ादी मिली थी बाय इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संवर्जन बनाया गया, मतलब इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 काम दिए गए। पहला काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जिन्होंने कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया खुद बनाएगी। और सेकंड टास्क क्या दिया गया कि पार्लियामेंट सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी
मूल्यांकन, जो क्या करेंगे, कंट्री में जितने भी लॉज हैं उन्हें एनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो 2 काम थे। एक, भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगा और जो जो लॉज उनमें लिखे होंगे उन्हें अप्लाई करवाया जाएगा कंट्री में बाय पार्लियामेंट, स्टेट, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंडर। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अगर हम सीट्स देखें तो पार्टीशन से पहले कितनी सीट्स थी, 389 सीट्स। अब पार्टीशन के बाद सीट्स ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है, तो आधी सीट्स वहाँ चली जाएंगी, कुछ सीट्स वहाँ चली जाएंगी। तो बिफोर पार्टीशन 389 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, आफ्टर पार्टीशन 299 सीट्स रह गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया में। तो 15 अगस्त 1947 में जब देश को आज़ादी मिलती है, ये किस एक्ट के अंडर मिलती है, बाय इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टीशन के बाद की कितनी सीट्स रह गई, 299 सीट्स रह गई है। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जब बनाया गया था, इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, क्यों बनाया गया, क्या काम दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसको यही दिया गया कि आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या थे, बेसिकली इंपॉर्टेंट और बहुत एजुकेटेड मेंबर्स थे जिनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेजर काम क्या था कि इंडिया के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए। ठीक है, और जो भी लॉज हैं उन्हें अप्लाई करवाया जाए हमारी कंट्रीज में। जो जो लॉज वहाँ लिखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें सिर्फ लिखित फॉर्म में ही नहीं, उन्हें अनैक्ट भी करवाया जाए कंट्री में। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास क्या आती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसे अडॉप्ट किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947 में। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया ऑन 22 जुलाई 1947। अब बेसिकली यहाँ हम डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या क्या काम किए और क्या क्या उनको करने थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था भारत का, उसमें लिखे हुए लॉज को अप्लाई करवाना था भारत में, नेशनल फ्लैग को डिसाइड किया गया और उससे अडॉप्ट किया किसने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ऑन 22 जुलाई 1947। वेरी इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखेंगे। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब हुआ, 22 जुलाई 1947 में। सबसे पहले भारत के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को चुना गया ऑन 24 जनवरी 1950 में, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट डेट अगेन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे भारत का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया। कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 वेरी इंपॉर्टेंट डेट जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, प्रेसिडेंट चुना गया बाय इलेक्शन। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, 22 जनवरी 1950 में इन्हें चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 24 जनवरी 1950। एक तो इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया भारत का, और 2 इंपॉर्टेंट टास्क हुए थे इसी डेट पर, तो इसी के साथ याद रख लेते हैं वो हम। पहला क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया था भारत का। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था इस डेट पर, हमारा जो नेशनल एंथम है दैट इज जन गण मन, उसे अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 में। नेशनल एंथम कौन सा है हमारा, जन गण मन। ठीक है, इसे किसने लिखा हुआ है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, सिंपल है पर काफ़ी लोगों को नहीं पता होता और कन्फ्यूजन हो जाता है बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। सो नेशनल एंथम इज जन गण मन, अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने। जनगण मन को किसने लिखा है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड नेशनल फ्लैग नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम, इसे भी अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने। इसे किसने लिखा था ये भी आप दोनों बताएंगे मुझे। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही किसने लिखी हैं ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी, ठीक है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर बाकी जो इससे कम इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डॉक्यूमेंट होगा उसे कौन फ्रेम करेगी? ये ड्राफ्टिंग कमेटी फ्रेम करेगी। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। तो जो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा भारत का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हुआ, उसको बनाने का, उसको ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे थी? इसी ड्राफ्टिंग कमेटी पर थी। ठीक है, अब देखेंगे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसे कौन कौन से मेंबर्स थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही हो गया ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हमारा प्रिपेयर किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट बनाने वाली कमेटी कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो बनी थी कब? ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में। इसके चेयरमैन कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस कमेटी के चेयरमैन थे? ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब इनके मेंबर्स के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हमारा प्रिपेयर किया था। तो मेंबर्स कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, तो दो दो नामों में अय्यर आएगा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, एन गोपाल स्वामी अय्यर एंड कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो ये दोनों अय्यर हो गए, एन गोपाल स्वामी अय्यर एंड कृष्ण स्वामी अय्यर। देन के एम मुंशी, के एम मुंशी, एम से मुंशी, एम से नेक्स्ट नाम याद रखो गया मोहम्मद। ठीक है, दो एम वाले आ गए, एम से मुंशी एंड एम से मोहम्मद सदुल्ला। एक और नाम एन से है हमारे पास, वी एल मित्रा। ये जो वी एल मित्रा है, ये बीमार पड़ गए थे, तो इन्हें रिप्लेस किया गया बाय माधवराव राव। ठीक है, माधवराव राव से इन्हें रिप्लेस किया गया। मित्रा की जगह कौन आ गए? माधवराव राव। देन डीपी खेतान, डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, तो इन्हें रिप्लेस कर दिया गया बाय टी कृष्णाचारी। ठीक है, डीपी खेतान, इनको रिप्लेस कर दिया गया बाय टी कृष्णाचारी। तो ये कुछ मेंबर्स हैं हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। गोपाल स्वामी अय्यर, अय्यर से दो नाम याद रखेंगे आप। फर्स्ट इज एन गोपाल स्वामी अय्यर, सेकेंड इज कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर एमसी का नाम याद रखेंगे, के एम मुंशी एंड मोहम्मद सदुल्ला। चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। कब बनी थी कमेटी? 29 अगस्त 1947। मेंबर्स में दो अय्यर के नाम याद रखेंगे, गोपाल स्वामी अय्यर एंड कृष्णा स्वामी अय्यर। एम से आप नाम याद रखोगे मुंशी, के एम मुंशी, और एम से मोहम्मद, और एक और नाम है मित्रा। ठीक है, वी एल मित्रा, जिन्हें रिप्लेस कर दिया गया आगे जाकर बाय माधवराव राव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर थे इसके डीपी खेतान, जिसको रिप्लेस किया गया के फॉर खेतान एंड के फॉर कृष्णाचार्य से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारे पास इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसने ड्राफ्ट किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। दोबारा से देख लो ये कमेटी को, ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने की, बनाने की। ये कमेटी खुद कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मेंबर्स दो अय्यर थे, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। एम फॉर मुंशी, एम फॉर मोहम्मद सदुल्ला एंड एम फॉर मित्रा को रिप्लेस कर दिया गया बाय माधवराव राव एंड खेतान, जिनको रिप्लेस कर दिया गया बाय टी कृष्णाचारी। इसके अलावा कौन सी कमेटीज थी हमारे पास? डायरेक्ट आप नाम के साथ इनके मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट याद रखेंगे कि इनके प्रेसिडेंट कौन थे। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ये कमेटी थी। दूसरी कमेटी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये दोनों ही कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट इज यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के ही प्रेसिडेंट थे नेहरू जी। और ये तीनों कमेटी नेक्स्ट वाली कौन सी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, फाइनेंस एंड टॉक कमेटी एंड एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। इन तीनों ही कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आर फॉर राजेंद्र प्रसाद, आर फॉर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, फाइनेंस एंड टॉक कमेटी, एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी हमारे पास किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।